हेलो एवरीवन, लेट्स मीट अगेन। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये मेंस 365 है, विजन आया इसका मेंस 365। बट ये जो डॉक्यूमेंट है ये अच्छा डॉक्यूमेंट है। जो प्रेजेंट वाला जो अभी आया ये 2025 वाला है, ठीक है। तो जो अभी आया वो भी बेटर है, बट इट्स फार मोर बेटर देन दैट। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लगा। तो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्ले स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। आई विल बी स्लोअर मोड। आई विल बी इन द स्लोअर मोड, ठीक। तो यहाँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो टोटल फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व किए जाना है, वाई दिस इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज नीडेड। पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। ये सब क्यों क्यों किया क्यों जाता है। दे आर कार्बन सिंक। क्या है कार्बन सिंक? आपको जो एटमॉस्फेयर में CO2 है, इसको ये यूटिलाइज करते हैं। प्लांट्स में पत्तियां होती हैं, स्टोमेटा होता है, ठीक है। एंड इसमें इवेपोरेशन, इसमें से वेपर निकला और ये CO2 जो है स्टोमेटा के थ्रू, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से ये क्या नाम है, CO2 इसका इनटेक हो गया। एंड दैट CO2 इज यूटिलाइज फॉर मेकिंग फूड। तो देखो, कार्बन का सिंक, जो कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ CO2 बहुत ज़्यादा प्लांट्स में आ गया, तो एक कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं फॉरेस्ट में। क्या है कि फॉरेस्ट में अगर आप जंगल में रह रहे हो तो फॉरेस्ट की मेडिसिनल वैल्यू होती है, ठीक है। मेडिसिनल वैल्यू होती है। और फॉरेस्ट जो है क्या नाम है, हैबिटेट का काम करता है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके हैबिटेट का काम करेगा। और भी सारी चीज़ें हैं। चलिए, फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है 25.17% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। तो अभी जो नया डेटा आया है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 वाली थी, उसमें 25% जो है जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर का है। वी रैंक थर्ड इन एनुअल नेट गेन फॉरेस्ट एरिया। तो जो हमारा एनुअल नेट गेन है, नेट गेन मतलब क्या हुआ, बिकॉज फॉरेस्ट कवर जो है इंक्रीज भी होता है एंड फॉरेस्ट कवर इज लॉस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो कितना बढ़ा है कितना घटा है, उसका जो आउटकम यहाँ पे आया कि मान लो बढ़ा ज़्यादा और घटा कम, तो ये नेट हो गया, ठीक है। आपने गेन ज़्यादा किया फॉरेस्ट और लॉस कम किया है या लॉस किया, तो उसका जो प्लस माइनस करोगे तो कितना नेट गेन। तो वी आर इन द गेन पीरियड, हम गेन में हैं अभी। और कितना गेन 2000 से 10 है, थर्ड, वी आर थर्ड इन गेनिंग दिस फॉरेस्ट कवर। देन ग्रीन इंडिया मिशन, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन। आंसर में कोट करने के लिए बहुत अच्छा है कि ग्रीन इंडिया मिशन टू इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 5 मिलियन हेक्टेयर एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी। ये टारगेट है, इट्स क्वालिटी ऑन अनदर 5 मिलियन ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड। तो ये पूरा टारगेट आया ग्रीन इंडिया मिशन का कि फॉरेस्ट और ट्री कवर 5 मिलियन हेक्टेयर है, बढ़ाना है और क्वालिटी इंप्रूव करनी है ऑन अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। या नॉन फॉरेस्ट लैंड भी प्लांट लगा रहे हैं आप। देखो, 24,000 मीट्रिक टन जो है CO2 हैज़ अ वर्थ ऑफ डॉलर, इसकी जो वैल्यू निकाली गई है, ठीक है। इसकी जो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग एक प्रिंसिपल है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। इसमें वैल्यू निकाल ली जाती है कि इन्वायरमेंट कितनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको टिम्बर के फॉर्म में, मेडिसिनल, तो GDP का कितना परसेंटेज होता है। तो वो इसी तरह से यहाँ पे कि ये देखिए 120 बिलियन ये डॉलर है और 24,000 मीट्रिक टन CO2 का कार्बन सिंक है, ठीक। अच्छा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचाते हैं, जैसे फ्लड आ गया, जैसे जापान में क्या है, फॉरेस्ट्री तो लगाया गया है क्योंकि सुनामी आई थी। और ये एम्बैंकमेंट है, ठीक है, मान लीजिए एम्बैंकमेंट है और यहाँ पानी बह के आ रहा है। ये यहाँ पर खूब ढेर सारे पेड़ पौधे लगा दिए, अरे सॉरी, इंसान बना दिया मैंने, पेड़ पौधे लगा दिए गए, ठीक है। अभी फ्लडिंग ऐसे होगी तो ये पेड़ पौधे रोक लेंगे, ठीक है, इनके स्ट्रॉन्ग रूट्स होंगे, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर को रोका जाएगा। तो ये इस तरह से है। या और यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हैं मैंग्रोव्स, कोस्टल फॉरेस्ट। ये कोस्टल फॉरेस्ट है ना, जो कोस्ट के पास फॉरेस्ट होता है। नॉन टिम्बर, जो नॉन लकड़ी, जिसमें मोटी लकड़ी ना हो, टिम्बर वाले फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे तेंदू लीव्स हो गई आपकी, मेडिसिनल वैल्यूज हो गई, बैम्बू हो गया। तो ये क्या है, ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। तो ये सब मिलता है, तो लाइवलीहुड सपोर्ट मिल रहा है इससे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 275 मिलियन लोगों की लाइवलीहुड सपोर्ट हो रही है। हैबिटेट है, फ्लोरा और फोना। फ्लोरा प्लांट से रिलेटेड होता है, फोना एनिमल से। तो फ्लोरा फोना के लिए ये हैबिटेट है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कोई स्पीसीज को लॉस होता है ना, तो सबसे मेन कारण होता है उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से आप बच रहे हो। यहाँ डिफॉरेस्टेशन की बात की गई, 3.3% ऑफ ट्री कवर लॉस हो गया है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। 2001 से 22 तक की अगर आप बात करो तो 3.3% ट्री कवर जो है, ट्री कवर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन की वजह से लॉस हुआ है, ठीक है। देन अब क्योंकि हम गेन भी कर रहे हैं तो नेट एनुअल तो हमारा ज़्यादा है, पर ये हमारे यहाँ ये लॉस को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया, ये लॉस को रिप्रेजेंट किया गया। देन व्हाट वी हैव, प्लांटेशन वर्सेस फॉरेस्ट। देखिए,
क्या नाम है, लक्षद्वीप में जो है लार्जेस्ट रिलेटिव प्लांटेशन एरिया 76%, ठीक है, लक्षद्वीप में। ये क्या है, ये थ्रेट टू फॉरेस्ट है, आप फॉरेस्ट काट करके प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, ये हो गया। देन क्लाइमेट चेंज क्या है, फ्यूल्स एक्सट्रीम हीट देयर बाय इंक्रीजिंग वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर अगर फॉरेस्ट में कई बार पत्तियां ऐसी होती हैं कि आग वाग लग जाती है, यूएस में भी आग लगी थी, फॉरेस्ट फायर हो गए, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर होते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट फायर वाली प्रॉब्लम है, बहुत तेज़ी से आग बढ़ती है, तो इसको टैकल करना ज़रूरी, ये है थ्रेट, वन ऑफ द थ्रेट टू फॉरेस्ट। अब इंडिया में देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट बना हुआ है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और अमेंडमेंट एक्ट 2023 का। फिर एक्रेडिटेड कंपेंसेटरी ये फॉरेस्टेशन किया जाता है, जैसे अगर आपने कोई फैक्ट्री या सेटअप डाला है या इंडस्ट्री डाला है, आपने पेड़ काटे हैं, तो आपको उससे 2 गुना 4 गुना लगाइए। अब यहाँ पे एक जजमेंट आया था टीएन गोदवर्मन। टीएन गोदवर्मन का जजमेंट ये था कि जो पहले ये रिकॉग्नाइज किया जाता था कि जो फॉरेस्ट नोटिफाइड है सिर्फ वही फॉरेस्ट है। तो जो नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं, देखिए जो फॉरेस्ट नोटिफाइड है, सिर्फ जो गवर्नमेंट नोटिफाइड किए वही होंगे। बट ऐसा नहीं है, इस जजमेंट ने कहा कि नहीं, डिक्शनरी डिफिनीशन देखी जाएगी कि फॉरेस्ट की क्या होती है। कोई भी ट्री कवर अगर फॉरेस्ट आ रहा है, अगर मान लो ये पैच ऑफ लैंड है, इस पैच ऑफ लैंड में फॉरेस्ट है, बट ये गवर्नमेंट में इसको नोटिफाई नहीं किया है, नॉट नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट, बट स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट। ये टीएन गोदवर्मन का केस है कि इट विल बी फॉरेस्ट, ठीक, भले ये नोटिफाइड ना किया गया हो। ये टीएन गोदवर्मन, या आंसर में आप डाल सकते हो टीएन गोदवर्मन, एक तरह से स्टेप है, ठीक है, इंडिया में लिया गया। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स, अब ये रेड प्लस मैकेनिज्म है एमिशन रिड्यूस करने के लिए फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, रिड्यूस एमिशन RE फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये अडॉप्ट हुआ था 2000 क्या नाम है ये, COP13 में UNFCCC के। बॉन्ड चैलेंज क्या है, यूज नेचर रिस्टोरेशन प्लान। ये EU का नेचर रिस्टोरेशन प्लान है, जिसमें क्या होगा कि रिकवर एटलीस्ट 20% ऑफ यूज लैंड एंड सीज एरियाज बाय 2030। तो ये क्या है, प्लांटेशन है, रिस्टोरेशन प्लान है कि फॉरेस्ट को रिस्टोर किया जाए, ठीक है। जो हमारा लॉस हो चुका है 20% EU लैंड को और सीज को रिकवर कर लिया जाए फॉरेस्ट लॉस से बाय 2030 एंड बाय 2050, ठीक है। लैंड को 2030, एरिया को 2050। तो ये 2030 का एक ग्लोबल फॉरेस्ट विजन आया, क्या है, ग्लोबल फॉरेस्ट ये विजन है, रिस्टोर द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखें क्या है, थोड़ा सा प्ले स्पीड तेज कर लीजिएगा, ठीक है, अगर मैं स्लो हुआ तो 1.78 कर लीजिए, 9 कर लीजिए। फॉरेस्ट इकोसिस्टम वे फॉरवर्ड यहाँ क्या हो गया, ये फॉरेस्ट इसको इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, तो रिहैब, रिक्लेम करना, रिप्लेस करना। तो रिहैब करना, रिक्लेम कर दिया, फिर वहाँ के ले आके उगा दिया, ये सब सारी कॉमन ही वर्ड्स हैं लगभग। और रिप्लेसमेंट, ठीक है, अगर फॉरेस्ट लॉस किए हो आप तो दोबारा आके लगा दो, ठीक है। देन मियावाकी मेथड ऑफ रिफॉरेस्टेशन, ये बहुत फास्ट मेथड होता है प्लांट्स ग्रो करने के लिए, ठीक है, प्लांट्स या ट्रीज लगाने की सैपलिंग्स डाली जाती है और ये जल्दी जल्दी ग्रो कर जाता है, बहुत डेंस होता है। तो ये मियावाकी इज़ अ फास्टर मेथड। बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल टैक्स, भाई जापान, कॉन्गो, ये सब कंट्रीज़ ने फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल टैक्स भी लेना शुरू किया है और ये पैसा वहीं लगा देंगे फॉरेस्ट के रिहैब में, फॉरेस्ट के रिस्टोरेशन में। अदर्स बेस्ड अप्रोच है जैसे बैलेंसिंग कंजर्वेशन विद इकोनॉमिक इंपरेटिव, भाई कंजर्व भी करना है और देखो आप इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर रहे हो या इकोनॉमिकली कोई यूज़ करना चाह रहे हो फॉरेस्ट को, तो पर उसके साथ बैलेंस करना है आपको, क्या आप उसको कंजर्व करने के लिए उसके हैबिटेट को, उसकी बायोडाइवर्सिटी को, ये सबको आपको कंजर्व भी करना है साथ में, ठीक है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, ये क्या है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, थोड़ा सा इसका, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज ये क्या होते हैं ये देखा जाए। जो इकोनॉमिकली फ्रजाइल एरिया, देखो कोई एरिया है ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है, ठीक है, और स्पेसीज लॉस ज़्यादा हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी रिच है, ठीक है, और यहाँ की स्टोन स्पेसीज बहुत ज़्यादा है इसमें, जो इस इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट को सस्टेनिंग बनाते हैं, ठीक है, हैबिटेट बहुत ज़्यादा है, ये एक, और यहाँ लॉस हो रहा है, तो ये फ्रजाइल एरिया हो गया, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फ्रजाइल, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, ये सब हो गए। तो अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, तो डिफिनीशन क्या हो गया, अराउंड प्रोटेक्टेड नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट अंडर एनवायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में 1986 में जो भी ये फ्रजाइल एरियाज हैं, स्पेशली जो प्रोटेक्टेड एरियाज के अराउंड है, तो वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हो गया, ठीक है। अब ये दून वैली हो गई, ठीक है, दून वैली हो गई, भगीरथी, वेस्टर्न घाट हो गया, मंथेरन है, माउंट अबू है, तो जो भी रीजन है प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड, तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, इसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, हालांकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पे अलाउ की जाती है। अब जैसे कि प्रोहिबिशन, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे प्रोहिबिट की जाएंगी, जैसे कि कॉमर्शियल माइनिंग हो गई,
इंडस्ट्री नहीं सेट, तो रेगुलेशन होगा, एक स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन होगा यहाँ पे, फेलिंग ऑफ ट्रीज पे, होटल बनाने में, रिजॉर्ट, तो दैट एरिया विल बी रेगुलेटेड। यहाँ पे कुछ चीज़ें परमिट की गई हैं, जैसे कि कोई ऑन गोइंग एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस है जो ट्रेडिशनल लोकल कम्युनिटी यूज़ करते आ रही है, बिकॉज कई दिन से लोकल कम्युनिटी यूज़ कर रही होगी और ये निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगी यहाँ की इकोसिस्टम पे, तो उसको कंटिन्यू करना दिया जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन क्या है, शॉक ऑब्जर्वर होता है, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया सच एस और अदर नेचुरल साइट्स, तो जो भी कोई क्या नाम है, कोई भी हजार्ड है, इन्वायरमेंटल हजार्ड आने वाला है, तो उसको ये क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा। तो यहाँ पे अगर कोई कोर इकोसिस्टम है, कोई कोर इकोसिस्टम है, मान लो ये नेशनल पार्क हो गया, और इसके अराउंड आपने ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, ये एरिया है, ये मान लो ये जोन हो गया, ठीक है, पर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जो होता है ये वाइडर होता है, इट इज़ अ वाइडर लैंडस्केप, क्या वाइडर लैंडस्केप, ठीक, तो ये वाइडर लैंडस्केप है। अब इसको ये अगर प्रोटेक्टेड रहेगा तो बीच वाला ऑटोमेटिक प्रोटेक्टेड रहेगा, तो इसीलिए शॉक ऑब्जर्वर की यहाँ पर जब एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट डिक्रीज कर दिया जाएगा, रोड्स है तो रोड्स नहीं बनाया जाएगा, या फ्यूअर व्हीकल्स जा रही हैं, साउंड पोल्यूशन नहीं हो रहा है, फिर इंटरफेरेंस, तो ये बीच वाले प्रोटेक्ट करने के लिए जो पेरिफेरल एरियाज हैं, तो वो दे एक्ट एज अ शॉक ऑब्जर्वर, ठीक है, बस यही है। ये ट्रांजिशन, जाहिर सी बात है, एक ट्रांजिशन जोन हो गया, ये किस तरह का ट्रांजिशन जोन हो गया, फ्रॉम एरियाज टू हायर प्रोटेक्शन टू एरियाज इन्वॉल्विंग लेसर, तो एक ट्रांजिशन जोन हो गया ना, एक बीच का एरिया हो गया, क्योंकि आप एक सेंट्रल रीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो पेरिफेरल वाला, तो ये एक ट्रांजिशन जोन हो गया। साइट स्पेसिफिक कंजर्वेशन रिलेटिंग टू रेगुलेशन rather देन प्रोहिबिशन ऑफ स्पेसिफिक, एकदम प्रोहिबिट नहीं किया जाता, रेगुलेट, स्पेशली हियर एक्टिविटीज आर स्पेशली रेगुलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेड ऑफ बिटवीन इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्पेशली इन एरियाज वेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर, ठीक है, ट्रेकिंग इन प्रॉक्सिमिटी टू दिस, तो ये चैलेंज क्या हो गया यहाँ पे, ये चैलेंजेस की बात किया गया है कि जो ट्रेड ऑफ है बिटवीन द इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव जो आप ऑब्जेक्टिव आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, प्लस अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, स्पेशली इन एरियाज वेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, आप चाहती हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, बिजनेस आसानी से सेटअप हो जाए, कोई दिक्कत ना है, प्लस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के इसके ऊपर क्या असेसमेंट हो रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उसको भी देखा जाता है, तो हाउ यू विल बैलेंस बोथ, कि भाई इकोलॉजी आपकी इकोलॉजी डिस्टर्ब भी ना हो, इकोलॉजी इज नॉट डिस्टर्ब, और यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सके इन अ रेगुलेटेड वे, एक रेगुलेटेड वे में इकोनॉमिक, तो दोनों कैसे बैलेंस किया जाए। ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन विद स्टेक होल्डर अबाउट द पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडलिटीज एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टेक होल्डर कौन हो गए, यहाँ के रहने वाले विलेजर्स हो गए, आसपास के लोग हो गए, तो इन पे पुअर कम्युनिकेशन है, इनको कम्युनिकेट नहीं किया जाता है, बिकॉज दे आर लेसर अवेयर ऑफ दिस वाई द एरिया इज डिक्लेयर्ड एस ESA, तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया क्यों है, अब ये क्या क्या आपकी जो लोकल लेवल लोग वहाँ रह रहे हैं, तो उनको दिक्कत क्या होती है कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, कहीं उनकी ज़मीन तो नहीं चली जाएगी, ठीक है, या उनकी लाइवलीहुड किसी चीज़ पर डिपेंड कर रही थी, वो तो नहीं प्रोहिबिट किया जाएगा, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो सकता है, इनकी तरफ से ग्रीवियांस हो सकता है, तो उसको कंटेन करना है, तो ये सब सारी ये इसमें आ जाएगा चैलेंज में। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन विद स्टेक होल्डर अबाउट द पॉलिसी, क्या ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी के, कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो ये सब सारी दिक्कतें यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशनल चैलेंज हो गया है, ठीक है, अबाउट द स्टेक होल्डर्स, स्पेशली इट विल ऑल्सो कंटेन, ग्राम सभा होगी, पंचायत होगी, तो इन सबको मिल बैठ के, प्लस जो स्टेक होल्डर में जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, गवर्नमेंट है, इन सब के लिए कैसे इस मिस इन्फॉर्मेशन को, या ये जो इन्फॉर्मेशन की कमी है, एक्सेस में लैक है कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ जो है कन्फ्यूज़न दूर करना सरकार का काम है, जो सेटअप कर रही फैक्ट्री उसका काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे लिमिटेड पब्लिक कंसल्टेशन कॉजिंग कन्फ्रंटेशन, अब इससे क्या होगा, पब्लिक कंसल्टेशन, ग्राम सभा को इन्वॉल्व किया जाता है ट्राइबल लेवल्स पे पेसा एक्ट के अंदर, ठीक है, ग्राम सभा काफ़ी इंपावर्ड है पेसा एक्ट के अंदर, और इनसे कंसल्ट करना, प्लस EIA जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, उसमें भी ग्राम सभा की स्क्रूटिनी होती है, ग्राम सभा पास करना ज़रूरी होता है, ग्राम सभा पास करे, कोई भी प्रोजेक्ट आता है जिसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो पब्लिक कंसल्टेशन लिमिटेड है, कई बार सिर्फ पेपर पे होता है, and the forest officers and rangers are involved, they do not consider the local people, या ग्राम सभा को इन्वॉल्व नहीं किया, तो लिमिटेड पब्लिक कंसल्टेशन एक प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस जो स्टेक होल्डर हैं, जो वहाँ पे विलेजर्स हैं, आसपास के लोकल लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, उनमें इंफॉर्मेशन की कमी होती है, जिससे पैनिक क्रिएट हो सकता है। अब वे फॉरवर्ड क्या आ गया यहाँ पे, वे फॉरवर्ड हो गया फंक्शनल इंटरफेस विद लोकल गवर्नमेंट नेमली पंचायत,
अर्बन लोकल बॉडीज़ जो भी बॉडीज़ हैं उनसे आप इंटरेक्ट करिए, बात करिए, ठीक है। कंसेंसस बिल्ड करना है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके गवर्नमेंट की भी, और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हो सके, दोनों एट द सेम टाइम। अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन विद द पब्लिक ऑन द रेगुलेशन एंड म्यूचुअल कंसल्टेशन विद द नेबरिंग स्टेट्स के भी कंसल्ट करें अगर किसी बॉर्डर एरिया में कुछ हो रहा है, ठीक है। भाई दो स्टेट्स हैं, उनके बॉर्डर एरियाज में कुछ चल रहा है तो दोनों आसपास स्टेट का भी कम्युनिकेशन हो। कई से फॉरेस्ट रिजर्व हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज है, दे आर बिटवीन द बॉर्डर्स, ठीक है। अगस्थमलाई टाइगर रिजर्व हो गया या बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, तो ये सब क्या है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला के बॉर्डर पे है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। डेडिकेटेड बजट, देखो इस मैनेजमेंट के लिए नॉन लैप्सेबल फंड बनाओ कि जिसका पैसा लॉस नहीं हुआ, नॉन लैप्सेबल फंड। अब नॉन लैप्सेबल एक तरह से फंड बना सकते हैं और पैसा डायरेक्ट जाए, चला जाए, ठीक है, फॉर ESZ मैनेजमेंट के लिए। अब यहाँ वेस्टर्न घाट्स के बारे में देखें क्या है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, रिजेक्टेड द कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रजाइल वेस्टर्न घाट रीजन फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ये रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। क्या, अब कस्तूरी रंगन की कमिटी आई थी कि भाई वेस्टर्न घाट्स को एक्सप्लॉइट न किया जाए। इन्होंने कहा था कि 37% ऑफ वेस्टर्न घाट एरिया, रफली 60,000 स्क्वायर किलोमीटर टू बी डिक्लेयर्ड इको सिस्टिव एरिया, तो लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर को इको सिस्टिव एरिया बनाया जाए। इन जून कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गोवा वेयर द सेंटर प्रपोज ये से सॉर्ट अ रिडक्शन। इन्होंने कहा 60,000 से थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। सरकार का कहना है कि नहीं 60,000। ये पूरा वेस्टर्न घाट, क्योंकि यहाँ गोवा स्टेक होल्डर है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला, ये सब आ गए ना, ये तो पूरा वेस्टर्न घाट्स हो गया। महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहा जाता है, फिर गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, ठीक। हाइट यहाँ से यहाँ जाओगे तो बढ़ेगी, ठीक है। अब ये आइए आगे देखते हैं। फर्दर जब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था इस पे, टू प्रोटेक्ट द रिच। अब यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है, इसको प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, वर्ल्ड का 8th हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है, वर्ल्ड 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, वर्ल्ड में जो 8 है उसका हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में ये एक है। और डिक्लेयर 2022 यूनेस्को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको 2012 में बाई यूनेस्को डिक्लेयर किया गया था। क्या, वन ऑफ द वर्ल्ड्स, पूरा लाइन में पढ़ देता हूँ यार, वन ऑफ द वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिक्लेयर्ड इन 2012। इसमें 50% ऑफ इंडियन एम्फीबियन है, 67% ऑफ द फिश हैं वो एंडेमिक टू दिस रीजन है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू दिस रीजन ओनली, ठीक है, जो यहीं पाई जाती हैं और जगह नहीं पाई जाती। एंडेमिक 67% फिश स्पीसीज आर एंडेमिक टू दीज रीजन्स, जो अलग जगह नहीं है। प्लस यहाँ पे देखो नीलगिरी तहर है, ठीक है, 50% ऑफ इंडियन एम्फीबियन है, तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ। अब ये देखो पानी भी यहाँ से अवेलेबल होता है, 245 मिलियन लोग हैं, पानी यहीं से लेते हैं पेनिनसुलर एरिया में। कई नदियाँ निकल रही ना, यहाँ कृष्णा निकल गई, फिर यहाँ से कावेरी निकल गई, ठीक है, ऊपर से महाबलेश्वर से निकल गई गोदावरी। अब ये सब वेस्टर्न घाट्स को काटते हुए तो कृष्णा जा रही है, ये कावेरी जा रही है कृष्णा। तुंगभद्रा, तुंग रिवर है, और भद्रा रिजर्व है जहाँ भद्रा टाइगर रिजर्व है। तुंग भद्रा जब मिलती हैं यहाँ पे, अब ये जंगलों से गुजर रही, फिर कृष्णा रिवर में आई, या मे भी शायद कावेरी रिवर की है, तो तुंग भद्रा मिल करके ये फ्लो बनाई, फिर कावेरी रिवर है जो केरला से। तो रिवर्स का फ्लो बहुत ज़्यादा है, एंड दिस रिवर्स पे डैम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अलमत्ती डैम, मित्तूर डैम, ये डैम, वो डैम, बहुत सारे डैम बने हुए हैं। तो ये जो सारे डैम्स बने हैं वाटर चेक करने के लिए, कई मल्टीपर्पज़ हैं, कई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हैं, कुछ इरीगेशन के लिए हैं, कुछ मल्टीपर्पज़ हैं। तो देखो पूरा इकोलॉजी इफेक्ट होती है इस एरिया की, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए 63% ऑफ इंडियाज वुडी एवरग्रीन टेक्सा एंड न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट जो हैं वो भी इस एरिया में एंडेमिक हैं, ठीक है। देन रिच इन आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट, तो मिनरल्स भी काफ़ी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लोहा पाया जाता है। कर्नाटका, ठीक है, चित्रदुर्ग है, ठीक है, केमागुंडम माइंस है, फिर मैग्नीज पाया जा रहा है, बॉक्साइट पाया जा रहा है। तो ये सब रीजन जो है इसके, चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, बहुत सारे वो रीजन जो है वो साउथ वाले, ठीक है, वो वहाँ पे तमिलनाडु के तेलमिनी है, नेविली लिग्नाइट डिपॉजिट है। तो ये सब सारी जगहें जो हैं ये मिनरल रिच हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे आप, उसमें मिलेगा। थ्रेट्स एंड इश्यूज इन वेस्टर्न घाट क्या है, एंथ्रोपोजेनिक है, भाई आप अर्बनाइजेशन कर रहे हो, लोग आके बस रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। एग्रीकल्चर एक्सपैंड करोगे तब भी पेड़ काटोगे तो फॉरेस्ट जो कार्बन सिंक है वो कम हो रहा है। देन टूरिज्म के लिए तो एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा है। देन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इंड्यूस डायजेस्टर, जैसे रिस्क टू पेनिनसुलर। अच्छे जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं डिपेंड ऑन मानसून, ठीक है, थ्रू आउट फ्लो नहीं करते, दे आर नॉट फ्लॉट ग्लेशियर्स, नॉट फ्रॉम ग्लेशियर्स, नहीं, ये मानसून से आते हैं, डिपेंड ऑन साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। अब ये जो है पेनिनसुलर, दीज आर सीजनल इन नेचर, सीजनल इन नेचर, ठीक है। अपना फ्लो बना हुआ है, तो ये सब सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि इनकी रिवर्स को एक लिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन और लिमिटेड
एक्सप्लॉयटेशन। अब वे फॉरवर्ड क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए, जैसे वेस्टर्न घाट की एक इकोलॉजिकल अथॉरिटी है टू ओवरसी द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वेस्टर्न घाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड बनाया जाए, यू कैन यूज इट सस्टेनेबली। सस्टेनेबली माने क्या होता है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग, कंप्रोमाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को आप कंप्रोमाइज नहीं करोगे टू मीट इट्स नीड, टू मीट इट्स नीड। जो फ्यूचर जनरेशन की नीड है ना, जो फ्यूचर जनरेशन की नीड है ना, उसको आप क्या करोगे, कंप्रोमाइज नहीं करना है। आप एक्सप्लॉइट नहीं करके बैठ जाओगे पूरा इस टाइम का रिसोर्स, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ना है। फिर जनरेट करिए अवेयरनेस, सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन हो, टाइम बाउंड नोटिफिकेशन, टाइम बाउंड हो, सारी स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, ऊपर से इसके ऊपर कंसेंसस हो, निगेटिव इम्पैक्ट को कम किया जाए, एकदम ही रिजेक्ट ना कर दिया जाए, प्लस फोर्स किया जाए जो भी फैक्ट्री सेटअप हो कि भाई कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है तो कैंपा के अंदर आप पेड़ और लगाओ, ठीक है, तो उस एरिया में हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के लिए कुछ करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। वेस्टर्न घाट्स सर्व एज अब ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है, क्या है कि एक जगह से एक जंगल से दूसरे में क्या नाम है, माइग्रेट करते हैं एनिमल्स, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। इसीलिए कई बार जो रोड्स बनाई गई, देखा ये रोड है, अब ये कॉरिडोर बन गया ये रोड है, ये रोड गुजर रही है यहाँ से, और ये पूरा जंगल 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 है, जंगल जंगल, या तो इसके ऊपर ओवर ब्रिज बना दिया इन लोगों ने और यहाँ पेड़ पौधे लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया, या तो अंडरग्राउंड ऐसा कुछ बना दिया, तो कनेक्ट किया गया, कैसे इकोलॉजिकल वे में कनेक्ट किया गया है। फिर ठीक है, ये सब फिर कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होना चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना है, तो ये पूरा आपका यहाँ पे हो गया। देन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया एट अ ग्लांस, ये देखते हैं क्या है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया एट अ ग्लांस। आइए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 48 से, ठीक है, डीपीएसपी का 48 से है, और फंडामेंटल राइट में भी आता है, ठीक है, ये 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये पूरा ब्लॉक आप देख लो, ठीक है, 48A में आ जाएगा, ठीक है, कौन सा हो गया, गांधीयन है या इंटेलेक्चुअल लिबरल है, आप पता करिए इसमें, बताइए। देन यहाँ पे आगे क्या हो गया, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसीलिए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को 4 शेड्यूल में कैटेगराइज किया गया, फिर नेशनल पार्क बनाए गए, सेंचुरीज बनाए गए, कंजर्वेशन रिजर्व है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो दिया गया, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड ये नेशनल पार्क हो जाता है, देन सेंचुरीज है, देन ये सब। अब प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में देखा जाए, क्या है प्रोटेक्टेड एरियाज के 5.32% है हमारे इंडियन जोग्राफिकल एरिया का, ठीक है, 5.32% 2023 के हिसाब से। टाइगर पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो गई है 2967 से 3682, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ आवर एफर्ट, प्रोजेक्ट टाइगर ये सब सारा था, और अचीव द टारगेट्स जो T x 2 इनिशिएटिव था 2018 में 4 ईयर इन एडवांस हमने अचीव कर लिया, ठीक है, 4 ईयर इन एडवांस। चलिए आइए, फिर एलिफेंट पॉपुलेशन भी हमारी इंक्रीज कर गई है, ठीक है। हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस क्या है, ये चैलेंज है, यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं इसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, भाई आप अर्बनाइज कर रहे हो, एग्रीकल्चराइज कर रहे हो, रिवर इंटरलिंक कर रहे हो, रिवर इंटरलिंकिंग कर रहे हो, डैम बना रहे हो, इससे हैबिटेट जो लोकल हैबिटेट है, पेड़ पौधे काटोगे तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, इससे वो स्पेसीज लॉस हो जाती है, ठीक है, और वो जब स्पेसीज लॉस होती है तो कई बार कई की स्टोन स्पेसीज होती हैं, तो अलग स्पेसीज के एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करती हैं, रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट, और भी स्पेसीज गायब होने के चांस हो जाते हैं, बिकॉज इसकी स्पेसीज पे, की स्टोन स्पेसीज पे बहुत सारी स्पेसीज डिपेंड करती है। इसका एनसीईआरटी में एग्जांपल है कि जैसे एक एरोप्लेन है, अगर एरोप्लेन है ये आपका, ठीक है, ये एरोप्लेन ये कुछ बन गया, तो जो सीट है ना, सीट हो गई, सीट में नट बोल्ट लगे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट सीट में, बट इंजन का नट बोल्ट चला जाएगा ना, इंजन का नट बोल्ट, तो ये की स्टोन हो गया, ये की हो गया, तो इसी तरह से कुछ की स्टोन स्पेसीज होती हैं जिनसे जाने से बहुत लॉस होता है, बिकॉज इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन अदर सराउंडिंग एनवायरमेंट, एबायोटिक कंपोनेंट पे, बायोटिक कंपोनेंट पे, या किसी और प्लांट पे। वाइल्ड लाइफ क्राइम क्या है, राइनोसरस है, पंगोलियन, देखिए लोग हाथी का जैसे दांत ले लिया, चमड़ा ले लिया, ये सब जो रिसोर्स लेते हैं ना, रिसोर्स और एक्सप्लॉयट करते हैं, जो एनिमल रिसोर्स, चमड़ा ले लिया, दांत ले लिया, और भी सारे मेडिसिनल वैल्यू की चीज़ें ले ली, तो ये वाइल्ड लाइफ क्राइम हो गया। जैसे चंदन के लिए चोरी होती थी, है, वीरप्पन बहुत बड़ा डॉन था उधर, मतलब जंगल का वो था, क्या नाम कहते हैं, डकैत, तो वीरप्पन, तो ये सब सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ क्राइम ही हो रहा था, चंदन की लकड़ी उठा रहा है, ठीक है, उसको क्या किया, सस्टेनिंग वे में तो यूज़ नहीं किया गया, उसको एक्सप्लॉइट किया गया, कमाया गया। इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में देखिए, 50% ऑफ इमर्जिंग इन्फेक्शस डिजीज़ जो होती हैं वो इंटर कनेक्शन बिटवीन इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ से आती हैं, जैसे कि नीपा वायरस हो गया, नीपा वायरस हो गया,
तो जो भी जूनोटिक डिजीजेज हैं वो एनिमल से कहाँ जाती है, ह्यूमंस में आ जाने के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये एक तरह से एक फॉरेस्ट का चैलेंज है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में चैलेंज है, ठीक है। अब यहाँ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन रिपोर्ट है, ये क्या है भाई, डिक्लाइनिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइंड बाय 73%। देखो अब ये रिपोर्ट के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर गई है वाइल्ड लाइफ की, लगभग 73%, 50 सालों में 73% गिर गई है, ठीक है। ये WWF की लिविंग प्लानट रिपोर्ट के मुताबिक। की इनिशिएटिव देखा जाए, स्पेसिफिक क्या नाम है, स्पेसीज स्पेसिफिक कंजर्वेशन एफर्ट होना चाहिए, ठीक है, एक जनरलाइज्ड कंजर्वेशन ना हो, हर स्पेसीज के लिए अलग अलग हो, जैसे यहाँ प्रोजेक्ट चीता हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर आ गया था, सब सारी चीज़ें थी। IBSA में बहुत सारी कंट्रीज आ गई है, हमारा इंडिया का, मे बी इंडिया का नहीं, 7 स्पेसीज हैं टोटल, जो 5 इंडिया में पाई जाती हैं बिग कैट अलायंस में, ठीक है। ये PCS में भी शायद आया है क्वेश्चन। तो ये ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट इंडिया में ही है। फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटा बेस डेटा बनाया जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन डीएनएस सिक्वेंस किया जाएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को, क्यों, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द स्पीसीज, को प्रोटेक्ट करने के लिए डीएनएस सिक्वेंसिंग की जा रही है। और एक डेटा भी बनाया जा रहा है, जीन का डेटा हो, वाइल्ड लाइफ का डेटा हो। फिर इंस्टीट्यूशंस, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, फिर NTA बना हुआ है, नेशनल NTCA बना हुआ है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, NTCA है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड क्राइम कंट्रोल क्या करेगा, क्राइम कंट्रोल करेगा ये। स्कीम है इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड माने क्या, सेंटर स्पॉन्सर कर रही है, पूरा पे नहीं करेगी, 60% देगी या 40% देगी, जो भी। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम किसकी, IDWH, क्या है, इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट हैबिटेट वाइल्ड लाइफ, ये सब सारी। अब यहाँ वे फॉरवर्ड क्या करना होगा, वे फॉरवर्ड क्या है, चलिए थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे। रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ NGO का रोल रिकॉग्नाइज करिए आप। देन भाई NGO को आना चाहिए, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, ये अपना रिसोर्सेज लेकर के आती हैं, अपना स्किल लेके आती हैं, इसमें अंदर साइंटिस्ट होते हैं, तो एक NGOs काम करते हैं अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए, गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए। मान लो किसी फील्ड में गवर्नमेंट लैग कर रही थी, असिस्ट कर देगा NGO, ठीक है। अब क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो स्किल बहुत सारी आ सकती हैं यहाँ, बाहर से साइंटिस्ट आ सकते हैं, सब सारी चीज़ें होंगी। रेजिलियंस बढ़ाना ऑफ नेचुरल रिजर्व बाय मिनिमाइजिंग टूरिज्म, कैसे भाई, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो ख़राब तो करेंगे ये चीज़ों को। बफर जोन खूब ज़्यादा बनाना है, ठीक है, ताकि जो सेंट्रल जोन हो ख़राब ना हो सके। देन लैंडस्केप अप्रोच टू कंजर्वेशन व्यूज प्रोटेक्टेड एरियाज एंड नेटवर्क ऑफ पॉपुलेशन इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर टू सपोर्ट वाइबल टाइगर पॉपुलेशन। अब क्या है, सो लैंडस्केप अप्रोच में क्या है कि एक लैंडस्केप में क्या होता है कि एक पूरे एरिया को, एक पर्टिकुलर कोई प्रोटेक्टेड एरिया है या टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क को नहीं, पूरे एक लैंडस्केप को, ढेर सारे टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, इन सब को प्रोटेक्ट किया जाए। क्यों, क्योंकि और मान लो एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में ये जो कॉरिडोर बने हुए हैं, कॉरिडोर जहाँ एनिमल मूव करता है, इसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। मान लो यहाँ पे अगर ढेर सारे वो हैं, जानवर हैं, अब यहाँ टाइगर रह रहे हैं सारे, ठीक है, अब ये आपस में मेट करते रहेंगे, जब आपस में ही मेट करेंगे और बच्चे इनके होंगे फिर आपस में, तो एक बीमारी हो जाती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो जीन्स हैं, ठीक है, वो डाइवर्सिफाई नहीं हो पाते हैं, जीन्स आर नॉट डाइवर्सिफाइड, मतलब कि इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती है जीन्स की, ठीक है। मान लो जैसे कि एग्जांपल शो करूँ कि एक ये क्रोमोजोम है, ये इंसानों में जैसे क्रोमोजोम होते हैं ना, वी आर डिप्लॉयड, ये 2 क्रोमोजोम है, ठीक है, ये आया पेरेंट से, एक पेरेंट 1 ये, और ये पेरेंट 2 से। अब इन ब्रीडिंग हुई, इनसे बच्चे हुए, अब ये तो जानवर हैं, जानवर में तो आपस में हो ही जाता है, तो ये जब ऐसे इस तरह से करते रहेंगे क्रॉस, ठीक है, तो इसमें एक डेवलप होती है रिसेसिविटी, ठीक है, एक पर्टिकुलर जीन ही आगे जाएगा, ठीक है। मान लो एक ए है, ये दूसरा बी है, आपस में आया, फिर ए बी बन गया, ठीक है, फिर ये आया तो ए बनता जाएगा, बी बनता, तो एक रिसेसिविटी आएगी, इसको रिसेसिविटी कहते हैं, ठीक। तो इससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एक प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर ये एक कॉरिडोर से, मान लो ये जेनेटिक पूल है, ये जीन पूल है इसका इधर का, और मान लो ये यहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी, यहाँ पे अगर एक टाइगर, सॉरी अलग डायग्राम से, ये टाइगर यहाँ अगर मूव कर रहा है इस तरफ, इधर मूव कर गया, तो यहाँ अलग जीन पूल है, यहाँ में जो इन दोनों के बीच में मेटिंग होगी, इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी जब आएगी तो ठीक है, ये स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा जानवर, और उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, इसकी वाइबिलिटी इंक्रीज करेगी और ऑफस्प्रिंग बनेंगे। इसीलिए कॉरिडोर को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये पूरे लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करना है, बस यही कहा गया है।
बाकी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और ये सब अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।